नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्लास डीएनएस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो कि एलएलबी और बीएलएलबी के लिए चलाया जा रहा है, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। उसका ये पार्ट 8 है। इसके अंदर हम कराने वाले हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज एंड टीडी कॉलेज के लिए एलएलबी और बीएलएलबी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और ये जो क्वेश्चन पेपर, ये जो सीरीज चलाया जा रहा है, ये आप सभी के पीवाईक्यू के बेसिस पे है। यानी जो भी प्रश्न आपसे लास्ट ईयर पूछे गए हैं, उसके लास्ट ईयर पूछे गए हैं, यानी कि पिछले 5 सालों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उससे ये क्वेश्चंस को लिया गया है और उसी को हम लोग यहाँ पे डिटेल में सॉल्यूशन करा रहे हैं। और जो स्टेट लॉ कॉलेज होते हैं, ये अपने प्रीवियस पैटर्न को मोस्ट ऑफ द टाइम फॉलो करते हैं, या फिर कहें उन टॉपिक को ये फॉलो करते हैं, तो वहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। हम इस लेक्चर के अंदर क्या करा रहे हैं आपको कि पीवाईक्यू क्वेश्चन तो सॉल्यूशन करा रहे हैं, साथ ही साथ उसके उस टॉपिक जो आ रहा है उसका डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं, जिससे अगर उससे संभावित कोई और भी दूसरे प्रश्न बने तो वो आप इजिली यहाँ पे क्या करो, एंट्रेंस एग्जाम में कर पाओ। तो और साथ ही साथ आप सभी को हम बता दें कि इसका जो आपको नोट्स है, इसका हैंड रिटेन नोट्स जो इसका पीडीएफ है, ये भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। डीएनएस एडुकेयर ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। आपको वहां पे प्ले स्टोर पे जाना, वहां पे हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। वहां पे जाओगे आप तो फ्री स्टडी सेक्शन मटेरियल है, वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और उससे रिवीजन करो। क्योंकि रिवीजन करोगे तो क्या होगा, वो टॉपिक आपके दिमाग में रिकॉल होगी, रिटेन होगी। और जब अगर रिकॉल और रिटेन किया आपने तो क्या करोगे, आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद क्या करेगा, आप हमारा प्ले स्टोर पे जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा और वहां से क्या करिएगा, आप हमारा ये जो फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन है, इसका पार्ट 8 है। पार्ट 1 से उसमें है, पार्ट 1 से लेके पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 और ये पार्ट 8 है। ये सभी चीजें आपको वहां पे मिलेगी। आप उसको डाउनलोड करिएगा और उसको रिवीजन करते रहिएगा कंटिन्यू, क्योंकि अब मोस्ट ऑफ द जो कॉलेज है, चाहे विद्यापीठ हो गया, उसका तो टाइम टेबल भी आ चुका है एंट्रेंस एग्जाम का। 15 जुलाई के बाद से मोस्ट ऑफ द जो कॉलेज है हमारे, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, हमारा गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो गया, इसका 15 जुलाई के बाद आसपास के बाद से ही क्या होगा, आपके एंट्रेंस एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी आप कहें कि 10 से 12 दिन आपके पास टाइम बचा हुआ है। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से तैयार करिए आप सभी लोग, क्योंकि ये जो कॉलेज है ये बीएलएलबी और एलएलबी में ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, पीवाईक्यू और कॉन्स्टिट्यूशन। अपनी पहली प्रायोरिटी आप लोग पीवाईक्यू को रखिए और कॉन्स्टिट्यूशंस को रखिए, और उसको बार बार जितना रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन करते रहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं पहला प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक सेकंड मैं थोड़ा पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। आज का पहला प्रश्न आपके बोर्ड पे ये रहा, सती सिस्टम वॉज बैंड इन अंडर द, अच्छा एक तो कलर चेंज कर लेते क्योंकि यही तो ठीक, सती सिस्टम वॉज बैंड, ठीक है, यानी क्या किया गया, उसको बंद किया गया, रोक लगा दिया गया। इन इंडिया अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर्स रूल्स, यानी भारत में सती प्रथा, क्या सती प्रथा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में रोक लगाई गई। सती प्रथा होता क्या था कि अगर हस्बैंड की डेथ होती थी तो वाइफ को साथ साथ में ही क्या होता था, जला दिया जाता था, मार दिया जाता था। तो सती प्रथा ऐसा माना जाता था, उसको रोक लगा दिया गया किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के अंदर। तो ऑप्शन आपको दिया है विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी आपको दिया वारन हेस्टिंग, ऑप्शन दिया सी दिया डलहौजी, ऑप्शन डी दिया है लॉर्ड रिपन। फटाफट से आप लोग जरा आंसर बताइए क्या हो जाएगा, कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, किस गवर्नर के कार्यकाल के अंदर जो सती प्रथा है इसको बंद किया गया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है इसका पूरा नाम, इनका क्या है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये तो गवर्नर जनरल थे, ये क्या थे, गवर्नर जनरल थे, ये क्या थे, तो गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और किसके द्वारा बंद किया गया था, तो वो कौन था, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब बंद किया गया था, तो ये किया गया था हमारा 4 दिसंबर 1800
1929 के अंदर सती प्रथा को समाप्त किया गया था। तो इतने क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो कि किसने बंद किया, तो राजा राम मोहन के द्वारा बंद किया गया था। कौन गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कब बंद किया गया, तो सन आपको याद रखना है 1829। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इस साल मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा लास्ट ईयर, अब आपसे पूछ देगा कि किसके द्वारा बंद कराया गया, तो आप क्या बताओगे, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। या किसी कॉलेज में पूछ दिया कि कब बंद कराया गया, वो सन पूछ देगा, वो साल पूछ देगा, तो आप बता दोगे वहां पे क्या, 1829। तो ऐसे क्वेश्चंस घुमा के पूछा जा सकता है, और वही हमारी कोशिश है कि क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, और यही सोच के साथ हम ऐसे चीजों का आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आप क्वेश्चंस बना पाओ एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ऐसे क्वेश्चंस तो आप सभी बच्चे एकदम हवा में उड़ा दोगे, ऐसे ही कि एकदम हवा वाला सवाल है, ये बना लोगे। भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है, फटाफट से बताइए, तो जरा आंख बंद करके आप लोग बता दीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस को। ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 26 नवंबर, ऑप्शन डी 10 दिसंबर। बताइए फटाफट से आप लोग क्या हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग फटाक से बना लोगे। जो संविधान दिवस है हमारा वो कब मनाया जाता है, हमारा 26 नवंबर को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, नेशनल लॉ डे किस दिन मनाया जाता है, नेशनल लॉ डे किस दिन मनाया जाता है, नेशनल लॉ डे कब मनाया जाता है, जरा बताइएगा आप लोग। तो नेशनल लॉ डे कब मनाया जाता है, फटाफट से आंसर दीजिए आप लोग। तब तक मैं बता दूं थोड़ा सा कुछ और भी चीजें कि इस दिन हमारा देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था, और इस दिन क्या हुआ था, हमारे संविधान लागू हुआ था, गणतंत्र दिवस हुआ था, और ये हमारा क्या हुआ था, आजाद हुआ था हमारा देश। और 10 दिसंबर क्या है हमारा, ह्यूमन राइट्स डे, मानवाधिकार दिवस, ठीक है, ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स डे आर सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा नेशनल लॉ डे, नेशनल लॉ डे क्या होता है, तो या तो नेशनल लॉ डे पूछ दे, या फिर आपसे क्या पूछ दे, कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्या पूछे, कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस अगर पूछ दे, दोनों का आंसर एक ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 26 नवंबर। क्या हो जाएगा, 26 नवंबर। अच्छा, ये इसी दिन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर को क्या हुआ था, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, सॉरी एक सेकेंड, 1949 को क्या हुआ था, हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था, और हमारा संविधान बनने में 2 साल 2 years 11 month 11 महीना और 18 दिन लगा था। ऐसे क्वेश्चन आप देखो तैयार करो। यहां पे देखिए हमने कितने क्वेश्चन तैयार कर लिए, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से हमने क्या किया, यहाँ पे 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, बल्कि इसको देखोगे तो 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे कि एक ही क्वेश्चन से हमने 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, और 7 टॉपिक को हमने यहाँ पे रिकॉल कर लिया। अब अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजिली बना लोगे। 15 अगस्त हमारा देश आजाद हुआ था, 26 जनवरी गणतंत्र हुआ था, ठीक है, रिपब्लिक हुआ था। 26 नवंबर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे कहिए या फिर नेशनल लॉ डे कहिए। 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे हो गया हमारा संविधान बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था, और हमारा जो संविधान था वो बनके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो ऐसे अगर आप तैयारी करोगे तो आप क्या करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप देखना एंट्रेंस एग्जाम में जब आप जाओगे ना, तो इतने खुशी खुशी आप क्या करोगे, एकदम गोला भरते चले जाओगे कि पूछे एकदम स्मूथली कर पाओगे। क्योंकि अगर आपने डिटेल थोड़ा सा पढ़ा अच्छे से, अगर आपने क्वेश्चन को डिटेल में देख लिया, तो क्वेश्चन इससे बाहर से आने वाला नहीं, आपको घुमा फिरा के यही सारी चीजें पूछने वाला है एग्जामिनर। और अगर आपने घुमा फिरा के ही पढ़ लिया पूरा सब कुछ, तो आप इजिली क्वेश्चन वहां पे बना पाओगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच रिट कैन बी इशूड अगेन प्राइवेट पर्सन ऑल्सो। आज का मैं होमवर्क दे रहा हूं। बहुत सारे बच्चे पार्ट 7 के अंदर होमवर्क किए थे 7 सिस्टर के बारे में, और मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगा था कि 7 सिस्टर के बारे में आप लोग अच्छे से बताया, और बहुत सारे बच्चों ने रिप्लाई भी करा था। तो आपको याद करने का वो तरीका क्या होना चाहिए, एटीएम में पैसा होता है क्या, एसबीआई के एटीएम में जाते हो तो पैसा होता है आपके, या आपके एटीएम में पैसा है, तो जवाब क्या है, नहीं। तो उसको याद करने का 7 सिस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एटीएम में मनी नहीं, क्या, एटीएम में मनी नहीं करके अगर आप कर लोगे,
ऐसे आपको वो पूरा 7 सिस्टर याद हो जाएगा, ठीक है, एटीएम में मनी नहीं करके, ठीक है। अब अगर बात करें आज का होमवर्क क्या है, तो रिट आर्टिकल 32 जो हमारा है, आर्टिकल 32 हमारा जो है, जिसमें केस के बारे में बताया गया है, रिट के बारे में बताया गया है। अब ये रिट कौन कौन सी होती हैं और रिट कितनी होती हैं, 5 होती हैं। अब ये पांचों रिट के बारे में आप सभी को कमेंट करना है। क्या करना है, कमेंट करना है। कमेंट बॉक्स में मैं सभी का कमेंट चेक करने वाला हूं और थोड़ा सा आप लोग पार्टिसिपेट करिए, थोड़ा ऐसा करिए, क्योंकि वहां से देखिए आप जो भी बच्चे कमेंट करोगे वो रिट के क्वेश्चन सही करके आओगे, मैं बता दे रहा हूं। और रिट के क्वेश्चन आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दो वहां पे आना श्योर है। 32 आर्टिकल 32 से क्वेश्चन एक आपको देखने को हर साल मिलेगा। एक तो नॉर्मल मिलेगा ही मिलेगा, 2 या 3 भी हो सकते हैं, पर एक क्वेश्चन रिट से देखने को हमेशा मिला है। तो आज का होमवर्क मैं अभी बता दे रहा हूं। आर्टिकल 32 जो हमारा रिट होता है वो 5 होते हैं, और वो पांचों कौन कौन से होते हैं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी में जवाब देंगे अपना, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश में जवाब देंगे आप, लेकिन आपको वो जवाब, आपको वो होमवर्क करना है। और इस वीडियो के, इस क्लास के बाद आपको जो क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर वो पांचों रिट के बारे में बता देना है, ताकि आप वहां एकदम अच्छे से तैयार कर लो और जितने मार्क्स भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में हो आप 1 से 2 क्वेश्चन वहां पे अपना श्योर कर लो अटेम्प्ट करके इजिली, ताकि आप यहां से देखो ये जो रिट है यहां से क्वेश्चन आएगा ही, ये तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब बात करते हैं यहां पे, क्वेश्चन पे आते हैं, निजी व्यक्ति के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, निजी व्यक्ति के विरुद्ध कौन सा रिट जारी किया जा सकता है या फिर सकती है, ठीक है। ऑप्शन आपको दिया है पब्लिक PIL, लोकहितवाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्यू वारंटो अधिकार परीक्षा, हैबियस कॉर्पस या हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्याकरण, या फिर सरसरी उत्प्रेषण। क्या हो जाएगा, तो देखिए इसके में क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है, ये हैबियस कॉर्पस जो होता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी, क्योंकि जैसे क्या होता है ना कि उसको पकड़ लिया जाता है, ठीक है, तो उसके क्या अधिकार होते हैं इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये जो होमवर्क है ये आप सभी लोगों को करना है। और रही बात PIL की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, देखिए क्या होता है, तो जनहित याचिका इसको कहते हैं। लोगों के हित के लिए अगर बड़े समुदाय में या फिर ज्यादा ग्रुप ऑफ पीपल के अगर किसी अधिकारों का हनन किया जा रहा है या फिर उनके मुद्दों की बात लाया जाए कोर्ट में, तो उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के द्वारा कोई भी व्यक्ति ला सकता है वहां पे, ठीक है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, जैसे अभी, और ये लाया कब से गया था, तो एक वहां पे वो केस हुआ था बिहार के अंदर, जहां पे क्या हुआ था कि जेल के अंदर बहुत ही अमानवीय तरीके से लोगों को रखा गया था, मतलब जानवरों से भी बुरा ट्रीट किया जा रहा था। और ये हाल फिलहाल अभी अगर जेल की बात करें तो जेल की व्यवस्था बहुत ही खराब है आज के टाइम में भी। मैं भी रिसेंटली इधर बीच ही जेल गया हुआ था, तो जेल गया, मैं खुद नहीं गया था, मैं विजिट करने गया था वहां पे। तो अभी अगर बनारस की बात किया जाए, बनारस में एक चौकाघाट जेल है। आप चौकाघाट जेल की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, कैपेसिटी 800 पीपल की है। जो उसकी कैपेसिटी है चौकाघाट जेल की, वो 800 कैदियों की कैपेसिटी है, पर वहां पे अभी एट प्रेजेंट अगर हमने डाटा देखा वहां पे, तो वहां पे 2400 क्या कर रहे हैं, कैदी रह रहे हैं। तो आप सोच के देखो कि 800 लोगों का जगह है, प्लेस होता है, उसमें अगर 2400 लोगों को रख दिया जाए तो क्या कंडीशंस रहेगी। ना प्रॉपर टॉयलेट की व्यवस्था हो पाएगी, ना प्रॉपर सोने की, ना रहने की वहां पे व्यवस्था हो पाएगी। तो बहुत ज्यादा क्या होता है, अमानवीय तरीके से वहां पे रखा जाता है। तो वैसे ही वहां पे भी बिहार में भी था, तो वो लाया गया था और वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, हु रोट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इटैलिक स्टाइल, यानी भारतीय संविधान को इटाली शैली में किसने लिखा। ऑप्शन आपको दिया है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी दिया है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन सी दिया है हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ऑप्शन डी दिया है VT कृष्ण मूर्ति। तो किसने लिखा था संविधान को इटालियन शैली में, किसने लिखा था, उसका आंसर आप लोग बताइए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या हो जाएगा, फटाफट से जरा आप लोग आंसर बताइए। तो इसका देखिए, जो इटालियन शैली में भारतीय संविधान को लिखा गया था, वो लिखा गया था हमारा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब इसमें एक नाम आपको याद होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे, तो ये नॉमिनेटेड मेंबर थे। देखिए याद रखिएगा, मैंने क्या बोला, मनोनीत, नॉमिनेटेड मेंबर थे। किसके मेंबर थे ये, तो नॉमिनेटेड मेंबर, चेयरपर्सन बोल सकते हैं, नॉमिनेटेड
मेंबर चेयरपर्सन थे ये किसके, संविधान सभा के, किसके थे, संविधान सभा के, संविधान सभा के ये क्या थे, मनोनीत अध्यक्ष बने हुए थे, अध्यक्ष कह सकते हैं इनको। क्या था, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे ये पहले मनोनीत किए गए थे। जब हमारा संविधान सभा हुआ, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को मनोनीत किया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। लेकिन उसके 2 दिन बाद ही क्या हुआ, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्टेड क्या बुलाया गया वहां पे, चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान सभा के इलेक्टेड में चेयरपर्सन बनाया गया था। किसको बनाया गया था, तो संविधान सभा के जो इलेक्टेड बने थे, देखिए ये नॉमिनेटेड है, इलेक्टेड कौन बना था, तो इलेक्टेड बना था बने थे मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, क्या वहां पे इलेक्टेड चेयरमैन बने थे संविधान सभा के। ठीक है, तो वो चीजें आपको यहां पे याद रख लेनी है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फाउंडर ऑफ हिंदू लॉ, यानी निम्न में से किसे हिंदू विधि का प्रणेता कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपको दिया है नारद, दूसरा दिया है मनु, तीसरा दिया है यजनाविका, या फिर दिया है विज्ञानेश्वर। ठीक है, ऑप्शन डी दिया है विज्ञानेश्वर। क्या हो जाएगा इसके अंदर बताइए, तो हिंदू विधि जो बोला गया है ये किसके नाम पे रखा गया है, बताइए आप लोग फटाफट से, नारद, मनु, या फिर ऑप्शन सी या डी, क्या हो जाएगा फटाफट से बताइए आप लोग। तो इसमें देखिए क्या था, यहां पे जो हिंदू विधि है इसके जो कह सकते हैं हम लोग कि फाउंडर बोला जाता है हिंदू लॉ का, वो किसको बोला जाता है, वो मनु को बोला जाता है। ठीक है, मनुस्मृति मनु को बोला जाता है। ठीक है, और जो पहले व्यक्ति बोले जाते हैं, देखिए मनु क्या थे, पहले व्यक्ति बोले गए हैं। ठीक है, पहले व्यक्ति, और उनकी वाइफ जो थी वो क्या थी, उनकी वाइफ जो थी वो क्या थी, सतरूपा थी। क्या थी, सतरूपा उनकी वाइफ थी। और ये माना जाता है कि जो मनु और उनकी वाइफ सतरूपा थी वही पृथ्वी की पहले व्यक्ति हैं, और उनके द्वारा ही क्या हुआ, पूरे संसार में जितने भी लोग हैं, जितनी भी हमारे जनजातियां हैं, मतलब इंसानों जितने हैं, जितने भी इंसान हैं, वो सब इन्हीं की पैदाइश है, उन्हीं के बच्चे हैं यहाँ पे। तो मनु और उनकी वाइफ क्या थी, सतरूपा, इन्हीं के क्या है वंशज हम लोग माने जाते हैं पूरे लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंसानों में, और जो फाउंडर ऑफ हिंदू लॉ है उनको भी मनु बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सॉरी, हु विल बी द गार्जियन ऑफ माइनर अंडर मुस्लिम लॉ, यानी निम्न में से कौन मुस्लिम विधि के अनुसार संरक्षण होता है, यानी जो गार्जियन बोला जाता है ना, वो गार्जियन कौन होता है मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, और गार्जियन भी किसका, माइनर का, किसका, माइनर का, यानी जो माइनर क्या हो गया, जो 18 साल से कम एज का होगा। तो उसमें कोई ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन ए मदर दिया है, ऑप्शन बी दिया है फादर, ऑप्शन सी दिया है एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड विथ अपॉन, यानी पिता की मृत्यु पर वसीयत द्वारा निष्पादक, या फिर ग्रैंडफादर, पितामह, या फिर जिसको दादा कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए जो गार्जियन ऑफ माइनर है मुस्लिम लॉ के अंदर, वो कभी भी मदर को नहीं कहा जाता है। गार्जियन क्या कैसे होगा, या तो उसका क्या हो जाएगा, फादर होगा। कौन होगा, या तो फादर होगा गार्जियन, या अगर पिता नहीं है तो कौन हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर हो जाएगा। यानी मम्मी नहीं होगी वहां पे, क्या होगा, माता नहीं होगी। अगर फादर हुआ तो फादर, अगर फादर की डेथ हुई तो अगर उसने किसी को अपॉइंट किया गार्जियन तो वो हो जाएगा, अगर वो अपॉइंट नहीं किया है तो क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर हो जाएगा। पर मदर वहां पे क्या होंगी, गार्जियन नहीं मानी जाती हैं अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम लॉ। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि मुस्लिम विधि के अनुसार संरक्षण होता है, कौन होता है, तो आप लोग फटाफट से बता देंगे कि फादर ही होता है। तो फादर किसमें है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि अगर फादर की डेथ हो जाती है तो कौन होगा गार्जियन, तो गार्जियन अगर दिया रहेगा ग्रैंडफादर और मदर, तो आपको ग्रैंडफादर लगाना है वहां पे। ठीक है, यहां पे आप क्या करिएगा, मदर नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, ग्रैंडफादर हो जाएगा।
ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इन मुस्लिम लॉ, मुस्लिम विधि में क्या होता है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पेमेंट ऑफ मेहर इज नेसेसरी, तो मेहर दिया जाता है। देखिए मेहर जो होता है ना, ये अब जैसे हिंदू लॉ में क्या होता है कि लड़की वाले दहेज देते हैं, लड़की वाले क्या करते हैं, दहेज देते हैं। वैसे ही मुस्लिम लॉ के अंदर क्या होता है कि लड़के वाले दहेज की जैसे मेहर देते हैं। ठीक है, मेहर देते हैं वहां पे। अब बात करते हैं यहां पे कि मेहर क्या होता है। इसमें बोला गया है पेमेंट ऑफ मेहर इज नेसेसरी, मेहर देना जरूरी होता है। ठीक है, होता है जरूरी भाई। अब हालांकि हम लोग में जरूरी होता है, अगर हिंदू लॉ में देखें तो दहेज देना जरूरी नहीं है, पर इन जनरली अगर देखा जाए तो सरकारी नौकरी है तो वो दहेज तो लेता ही है। सेकेंड बात करें, पेमेंट ऑफ अ मेहर इज नॉट नेसेसरी, यानी मेहर देना जरूरी नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, मेहर देना होता है, इट इज कंपल्सरी। हिंदू लॉ के अंदर जो हमारा दहेज है वो कंपल्सरी नहीं है, उसके खिलाफ गवर्नमेंट ने बहुत सारी मुहिम चलाई और उसके लिए क्या कहता है, कार्रवाई भी किया जाता है। पर यहां पे बोला गया है कि इसमें नेसेसरी माना जाता है। मुस्लिम लॉ के अंदर मेहर जो दिया जाता है और ये हस्बैंड देता है अपनी वाइफ को, वो देना कंपल्सरी होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये तो होगा नहीं कि ये देना जरूरी नहीं है, देना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मेहर इज टू बी पेड ऑन डिमांड बिफोर मैरिज, यानी मेहर मांगे जाने पर शादी से पहले। ऐसा नहीं होता है, वो दिया जाना जरूरी होता है, ये तो है। मेहर इज डिटरमाइंड आफ्टर मैरिज, शादी के बाद मेहर दी जाती है। तो देखिए जो आंसर हमारा सी होगा, ये भी नहीं होगा, जो आंसर है वो दोनों आंसर सही है। क्या कि मेहर के बाद, शादी के बाद मेहर दी जाती है। ठीक है, मेहर दी जाती है और वो कौन देता है, हस्बैंड देता है। कौन देता है, हस्बैंड देता है, हस्बैंड देता है वाइफ को, हस्बैंड देता है किसको, वाइफ को देता है। और ये देना तो जरूरी है, पर दोनों आंसर सही लग रहे हैं हमारे। कौन सा, पेमेंट ऑफ अ मैरिज नेसेसरी जरूरी होता है और मेहर दिया जाता है शादी के बाद दिया जाता है। और इन दोनों में से जो आंसर दोनों सही है, हालांकि ये एससीपीजी का कॉलेज, हरिचंद पीजी कॉलेज का लास्ट ईयर एलएलबी का क्वेश्चन था, तो उसमें ये देखिए माना गया था, जो आंसर आया था उसमें ये माना गया था कि मेहर इज डिटरमाइंड आफ्टर मैरिज, यानी शादी के बाद मेहर दी जाती है। हालांकि ये आंसर भी सही है क्योंकि वो देना जरूरी होता है, इट इज कंपल्सरी टू गिव मेहर। ठीक है, मेहर दिया जाता है। ठीक है, रकम होती है, वो पैसा कुछ तय किया जाता है शादी के वक्त। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द एज ऑफ प्यूबर्टी ऑफ मुस्लिम मैरिज, यानी निकाह के लिए सक्षम आयु कितनी होती है? तो जो देखिए मुस्लिम लॉ में क्या होता है, जो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड है या फिर ऐसे कहें तो हिंदू में क्या होता है कि अगर शादी की एज 18 और 21 से बताया जा रहा है। ठीक है, पर मुस्लिम लॉ के अंदर क्या होता है कि अगर एज ऑफ प्यूबर्टी पे है तो उसकी शादी की जा सकती है। अब वो एज ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है, वहां पे एज ऑफ प्यूबर्टी के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एज ऑफ प्यूबर्टी की एज क्या होती है। अब ये एज ऑफ प्यूबर्टी देखिए क्या है, साइंस के टर्म में तो अलग है, पर मुस्लिम लॉ के टर्म में क्या है, ये अलग है। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ पूछ रहा है, तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग कितना साल हो सकता है? ऑप्शन आपको दिया है 9 ईयर्स, ऑप्शन बी दिया है 12 ईयर्स, ऑप्शन सी दिया है 15 ईयर्स, ऑप्शन डी दिया है 18 ईयर्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो आयु होती है इसमें मुस्लिम मैरिज में प्यूबर्टी की एज जो मानी जाती है, प्यूबर्टी की एज जो होती है, सक्षम आयु मानी जाती है, वो कितनी मानी जाती है, 15 साल मानी जाती है। कितनी साल मानी जाती है, 15 साल मानी जाती है। और ये वो एज होती है जिसमें वो शादी कर सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं अंडर हिंदू लॉ मैरिज इज, यानी हिंदू विधि के अंतर्गत विवाह है एक, क्या होता है, जरा फटाफट से आंसर बताइए आप लोग। तो सैक्रामेंट होता है, संस्कार होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, संविदा होता है, या दोनों होता है, या कोई नहीं होता है? क्या होता है, जरा फटाफट से आंसर बताइए आप लोग। तब तक मैं एक घुट पानी पी लेता हूं, जरा आप लोग इसका आंसर बताइए तो क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर। बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो हिंदू मैरिज लॉ जो है, हिंदू लॉ मैरिज है वो क्या है, एक संस्कार होता है। क्या होता है, एक संस्कार होता है, एक संस्कार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि निम्न में से किस मामले में, किस केस में उच्च न्यायालय ने निर्णय के अनुसार उद्देशिका संविधान का एक भाग है।
ऐसे क्वेश्चन पूछा गया और ये हमने पेड क्लास के अंदर करा चुका है क्वेश्चन ये। तो जितने भी पेड क्लास वाले बच्चे आप लोग देख रहे हो, मैं आप सभी का कमेंट देख रहा हूं, तो इसका आंसर जरा आप लोग बताइएगा फटाक से। और जितने लोग आंसर नहीं बताएंगे उनको हम बताते हैं अच्छे से भी, ठीक है। जितने भी पेड वाले बच्चे ये देख रहे हो ना, ये हमने ऑलरेडी करा रखा है, तो उसके बारे में आप लोग फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा। बताइए कि कौन से केस में बोला गया था कि जो उद्देशिका है संविधान का भाग है, उद्देशिका संविधान का भाग है, उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन पहला बन गया। और दूसरा हमने पूछ दिया यहाँ पे उद्देशिका, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रियम्बल, उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। भाई एक बार कह रहा है कि उसका भाग है, यानी उससे पहले उसका भाग नहीं माना गया होगा। उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, का भाग नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया, ठीक है। तो उद्देशिका संविधान का भाग है, किस केस में कहा गया था फटाफट से बताइए। बेरूबारी केस, दूसरा गोलकनाथ केस वैसे पंजाब स्टेट का था, तीसरा केशवानंद भारती बनाम केरल लॉर्ड्स हो गया, या फिर नन ऑफ दिस, कोई नहीं। तो जो देखिए उद्देशिका संविधान का भाग है, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोला गया था हमारा केशवानंद भारती केस वैसे स्टेट, केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट में बोला गया था कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल हमारे संविधान का भाग है, उद्देशिका क्या है, संविधान का भाग है। और उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोला गया था बेरूबारी केस के अंदर। किसमें बोला गया था? बेरूबारी केस के अंदर बोला गया था कि संविधान जो है वो हमारे उद्देशिका हमारे संविधान का भाग नहीं है। तो ऐसे आपको याद रख लेना है। और गोलकनाथ केस वैसे ये भी लैंडमार्क केस था, इसमें ये बोला गया था कि कोई भी संसद, क्या बोला गया कि कोई भी नहीं, संसद फंडामेंटल राइट को कम नहीं कर सकती है, कम या ले नहीं सकती है, ठीक है। संसद जो है वो फंडामेंटल राइट्स को किसी भी व्यक्ति से छीन नहीं सकती है, ले नहीं सकती है या कम नहीं कर सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रोविजन रिगार्डिंग द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, यानी निम्न में से संविधान के विषय किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों द्वारा वातावरण संरक्षण तथा वन और वन्यजीव सुरक्षा संबंधित जिम्मेदारी का प्रावधान है। आप ऑप्शन आपको दिया आर्टिकल 51A सब क्लॉज डी, आर्टिकल 47, आर्टिकल 48A या फिर नन ऑफ द दीज। क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, तो फटाफट से क्या हो जाएगा बताइए फटाफट से आंसर आप लोग, आंसर बताइए आप लोग। तो देखिए इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें दोनों आर्टिकल में तो बोला गया है, देखिए वाइल्ड लाइफ के बारे में, और ये जो हमारा प्रोविजन रिगार्डिंग है ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द इंप्रूव इन्वायरमेंट, ये दोनों में कह सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा स्टेट की ड्यूटी बोली गई है। तो जब स्टेट की ड्यूटी बोली गई है तो ये फंडामेंटल ड्यूटी डीपीएसपी के अंदर आ जाएगा। और डीपीएसपी कहां पे दिया गया ये तो आप सभी को पता है। देखिए क्या था फंडामेंटल ड्यूटीज में, क्या होता है कि वहां पे व्यक्ति की ये ड्यूटी है, कर्तव्य है, पर डीपीएसपी में क्या है कि स्टेट का ये कर्तव्य है करने का। और क्वेश्चन आर्टिकल में देखिए यहां पे दिया है ड्यूटी ऑफ द स्टेट। अगर ड्यूटी ऑफ अ पर्सन पूछेगा तो वहां पे देखिए क्या हो जाएगा, अगर यहां पे क्या है पर्सन की ड्यूटी है, पर्सन की ड्यूटी होगी, पर्सन की ड्यूटी होगी। और यहां पे क्या होगा, स्टेट की ड्यूटी होगी। किसकी? स्टेट, राज्य, स्टेट की ड्यूटी होगी, इस राज्य की ड्यूटी होगी। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि स्टेट की पूछा है या फिर राज्य पर्सन की पूछा है। क्वेश्चन में पूछा क्या हमसे, स्टेट के बारे में पूछा है। तो जरा आप लोग बताएंगे क्या कि स्टेट के बारे में किस आर्टिकल में दिया गया है। मैंने दो ऑप्शन कर दिया, ये दोनों ऑप्शन मैंने काट दिया, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो गए। स्टेट के बारे में बताया गया कि इन्वायरमेंट को जो सेफगार्ड या फिर सेफगार्ड करना फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करने की बात किसमें बोला गया है? स्टेट के द्वारा। तो वो डीपीएसपी में दिया गया है और वो कहा है हमारा आर्टिकल 48 सब क्लॉज ए के अंदर दिया गया। किसमें दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में वो दिया गया है। तो वो आप याद रखिएगा। और डीपीएसपी किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है? डीपीएसपी का आर्टिकल जरा हमें बताएंगे आप लोग, डीपीएसपी का आर्टिकल जरा हमें बताइएगा। तो कमेंट बॉक्स में दो क्वेश्चन रिट के बारे में बताना है और डीपीएसपी के बारे में बताना है, ठीक है। जो बच्चे थोड़े से एकदम नहीं होता है कि कुछ बच्चे होते हैं ना काम से मुंह मोड़ते हैं, तो भाई आप जरा ये कमेंट कर दीजिएगा डीपीएसपी किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक दिया गया है।
क्योंकि थोड़ी सी हमें ऊर्जा मिलती है। आप लोगों का कमेंट देख के लगता है कि नहीं आप लोग के लिए सच में ये हेल्पफुल सीरीज है, और हम और भी नई चीजें लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए। यूट्यूब पे भी हम बहुत सारी कंटेंट ऐसे ही और लाएंगे, और उसका सोर्स, उसकी जो ऊर्जा हमें मिलती है और चीजें लाने के लिए और तैयारी कराने के लिए, वो आप लोग के लाइक कमेंट्स ही होते हैं। ठीक है, हमें और कुछ नहीं चाहिए होता है, हमें सिर्फ अगर आपके लाइक कमेंट्स मिलते हैं तो हमें एक ऊर्जा मिलती है। जैसे नहीं होता है कि आप किसी बाइक को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, कार को चलाने के लिए डीजल चाहिए, तो हमको पढ़ाने के लिए क्या चाहिए? आप लोग का लाइक कमेंट चाहिए। ऊर्जा हमें क्या होती है वहां से मिलती है, तो वो आप भरपूर दिया करिए और क्वेश्चन भी रिप्लाई किया करिए उसमें। ठीक है, जो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में, अभी नहीं, लाइव क्लास जैसे ये एंड होगी उसके बाद आप सभी का कमेंट वहां पे होना चाहिए। ठीक है, क्या 40 मिनट की क्लास आप लोग देख लेते हो पर 40 सेकंड में एक कमेंट नहीं कर सकते? ये गलत बात है। ठीक है, 40 मिनट की क्लास आप देख रहे हो पूरी, पर 40 सेकंड में आप एक कमेंट नहीं कर सकते, ये तो गलत बात है ना। आइए क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस इज नॉट अवेलेबल लॉ ऑफ टॉट, यानी निम्न बचाव में से कौन सा एक अपकृत विधि के उपबंध नहीं है? डिफेंस बोला गया ना, गुड डिफेंस, डिफेंस दिया जाता है, जो टॉट होता है इसमें डिफेंस मिलता है। तो वॉलंटी नॉट फिट इंजूरिया, ठीक है, वॉलंटी नॉट फिट इंजूरिया का डिफेंस मिलता है। वॉलंटी नॉट फिट इंजूरिया क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आप स्टेडियम में बैट बॉल देखने गए तो वहां पे टिकट काउंटर में टर्म एंड कंडीशन लिख देगा। क्या लिख देगा वहां पे कि एक सेकेंड, थोड़ा सा ट्राइपॉड हिल गया है, सही आना ना फ्रेम, हाँ ठीक है। तो वहां पे देखिए क्या बोला गया है कि एक आपसे टर्म एंड कंडीशन वहां पे पूछ देता, बता देता है कि अगर कोई चोट लगता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप अपने रिस्क पे आए हो। अगर बॉल लग जाती है, आपका सर फट जाता है, उसमें स्टेडियम वाले की कोई गलती नहीं है, उसमें विराट कोहली की कोई गलती नहीं है। हालांकि जो भी प्लेयर है, धोनी MS धोनी की कोई गलती नहीं है। वहां पे आप अपने रिस्क से आए हो। अगर धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट छक्का मारा और आपके सर पे जाके वो लगा, आपका सर फूट गया, उसमें धोनी या फिर क्या होगा, क्रिकेट स्टेडियम वाले लायबल नहीं होंगे। और ये चीजें पहले ही बता दिया जाता है कि भाई देखो ऐसी चीजें हो सकती है। अगर आप कार रेस देखने जा रहे हो, आगे बैठे हो, तो कार एक्सीडेंट हो सकता है, वहां पे आपको चोट लग सकती है, और इस चीज से आपको क्या होगा, अवेयर रहना होगा। वहां पे आप ये नहीं कहोगे कि कार रेस के चक्कर में धोनी ने हमें छक्का मार के हमारा सर फाड़ दिया, हमें पैसा चाहिए, हमें कंपनसेशन चाहिए। तो ये चीजें नहीं होती वहां पे। आप अपने रिस्क से गए हो, वहां पे आपको ये चीजें पता है कि ऐसा हो सकता है। हम मैच देखने जा रहे हैं, हमें सर पे बॉल आकर लग सकती है, हमारे बॉल लगने से हमारा सर फट सकता है, और इसके बाद भी अगर आप जाते हो वहां पे, तो यहाँ पे वो आप अपना रिस्क लेके जा रहे हो, वहां पे स्टेडियम वाला या फिर जिस व्यक्ति ने छक्का मारा उसकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी। तो वो एक डिफेंस तो है टॉट के अंदर, वो टॉट के अंदर डिफेंस दिया जाता है। दूसरा, एक्ट ऑफ गॉड। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे एक्ट ऑफ गॉड के थ्रू कोई वो हो जाता है, डिसकंस्ट्रक्शन हो जाता है, कोई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, आपने कहीं पे फ्लैट लिया और क्या होता है, वो फ्लैट एक्ट बहुत भारी भूकंप आया और वहां पे क्या होगा, घर गिर गया, तो उसको एक डिफेंस मिला कि भाई इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब इस लेवल का नॉर्मल इतना ज्यादा इंटेंसिटी का क्या आया, अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया वहां पे कि ये घर गिर गया, तो वहां पे उसको एक डिफेंस मिल जाएगा, एक्ट ऑफ गॉड का उसको डिफेंस मिल जाएगा। ये भी डिफेंस मिल जाएगा, ये भी डिफेंस मिल जाएगा। पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्या डिफेंस नहीं मिलेगा? क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, क्या डिफेंस नहीं मिलेगा? अब तीसरा इसमें बोला गया कॉन्ट्रीब्यूटरी निग्लिजेंस। कॉन्ट्रीब्यूटरी निग्लिजेंस का मतलब हो गया कि जहां से दोनों साइड से गलती हो। ठीक है, हम उल्टा साइड से जा रहे हैं, सामने से 100 की स्पीड से, अब मान लीजिए स्पीड लिमिट दिया है शहर के अंदर की 60 किलोमीटर से ज्यादा की स्पीड से नहीं चला सकते हैं, पर कोई ट्रक वाला 100 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है और इधर से मैं उल्टी साइड से जा रहा हूं, और वहां पे अगर लड़ते हैं, तो लड़े नहीं हम लोग फिलहाल, पर मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं, तो लड़ते हैं तो क्या होगा वहां पे कि निग्लिजेंस क्या है, कॉन्ट्रीब्यूटरी। मेरी भी गलती है कि मैं रॉन्ग साइड से जा रहा हूं, पर उसकी भी तो गलती है कि वो 60 किलोमीटर की जगह 100 किलोमीटर जा रहे हैं। तो जहां पे दोनों व्यक्तियों की गलती होती है उसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्ट्रीब्यूटरी निग्लिजेंस कहते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, इसमें कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस हमने बता दिया, तो ये भी एक क्या है हमारा टॉर्ट के अंदर डिफेंस माना जाता है। किस में माना जाता है? टॉर्ट के अंदर डिफेंस माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी जो हमारा रेस इप्सा लोकिटोर, क्या है हमारा रेस इप्सा लोकिटोर, यानी घटनाएं स्वयं बोलती हैं। तो ये एक डिफेंस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसमें खुद ही उसको इतना प्रूफ मिल गया। जैसे ऑपरेशन कराने गए हम, अब ऑपरेशन कराने गए हम और क्या हुआ, अचानक से मान लीजिए, अचानक से क्या, मान लीजिए हमने ऑपरेशन कराने गए और डॉक्टर ने नेग्लिजेंसली अपना कोई भी छुड़ा कैची क्या हुआ, उस हमारे पेट में ही भूल गया। अब बाद में हम गए, हमें फिर से दर्द हुआ, हम अगर गए वहां पे और पता चला कि हमारे पेट में उसने छुड़ा छोड़ दिया, वहां पे कैची छोड़ दिया उसी के अंदर, तो ये उसकी घटनाएं स्वयं बोल रही। जो हमारे पेट में कैची पाया गया, हमारे पेट में या फिर किसी को भी ले लो, उसके पेट में अगर कैची पाया जा रहा है तो इसमें किसकी गलती? क्या मैंने कैची खा लिया होगा? ऐसा नहीं हो सकता ना। अब ये पेन से पढ़ा रहा हूं, क्या इसको मैं खा जाऊंगा? नहीं खा जाऊंगा। अगर ये पेट में चला गया, यानी क्या हुआ, वहां पे घटनाएं स्वयं बोली कि वो निग्लिजेंस काम किया होगा, वो किया गया होगा। ठीक है, तो इसका बचाव तो नहीं मिलेगा, इसका बचाव आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पे आपके काम ही बता रहे हैं आपने ऐसा काम किया। नहीं होता है कि काम ऐसा किया इसने, किसकी घटनाएं ही स्वयं बोल रही है कि भाई इन्होंने गलती से ही काम किया है, जानबूझ के गलत काम किया है, तो इसका बचाव आपको नहीं मिलेगा। यानी जो ऑप्शन डी हो जाएगा रेप्स इप्सा लोकिटोर, उसका बचाव आपको नहीं मिलेगा। और क्वेश्चन तो यही पूछा आपसे ना कि किसका बचाव नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल शुड बी, यानी भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव की स्वीकृति होनी चाहिए। कब होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन दिया है कंडीशनल है, कंडीशनल और अनकंडीशनल, यानी सशर्त अथवा शर्त के बिना। ऑप्शन बी दिया हमारा कंडीशनल बट नॉट एब्सोल्यूट, सतर्क परंतु सशर्त परंतु अपूर्ण। ठीक है, अनकंडीशनल एंड एब्सोल्यूट, ठीक है, शर्त के बिना तथा संपूर्ण, या फिर अनकंडीशनल बट नॉट एब्सोल्यूट, शर्त के बिना तथा अपूर्ण। क्या हो जाएगा जरा बताइए। तो जो एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल होता है ये क्या होता है, जरा आप लोग बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा अनकंडीशनल एंड एब्सोल्यूट। क्या हो जाएगा? अनकंडीशनल एंड एब्सोल्यूट होना चाहिए। जैसे कोई कंडीशन उसमें नहीं होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए। अगर प्रपोजल का एक्सेप्टेंस है ना, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, अगर मैंने कोई बात बोली तो उस पर हाँ लेना है, इतने में लेना है, ऐसे लेना है, वैसे लेना है, कुछ नहीं। ये पेन मैं 100 रुपए का बेच रहा हूं, ये क्या है? प्रपोजल है। आपने कह दिया ले लिया, लूंगा, तो एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल है। मैं पेन लूंगा जब हमारे घर पे धान बिकेगा, गेहूं बिकेगा, हम इसको 90 रुपए में लेंगे, ये क्या है? अनकंडीशनल, मतलब कंडीशनल हो गया ये तो ना, कि अगर धान बेचेंगे तो पैसा देंगे, अगर ये होगा तो वो पैसा देंगे, नहीं, ये कंडीशनल नहीं होना चाहिए। मैं 100 रुपए का बेच रहा हूं, आपको लेना है या नहीं लेना है? हाँ सर मुझे 100 रुपए का पेन लेना है, तो ये क्या हो गया? अनकंडीशनल हो गया कि भाई कोई कंडीशन नहीं है, इस पे लेना है तो 100 रुपए में ही लेना है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, आपकी तरफ से कोई कंडीशन नहीं है, अगर आपको लेना है 100 रुपए दो, पेन ले लो। एब्सोल्यूट होना चाहिए, हाँ लेना है, एब्सोल्यूट मतलब नहीं आज कल परसों कभी लेना है, लेकिन कभी लेना है नहीं पता, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेना है और 100 में लेना है, इसको यही होता है प्रपोजल होना चाहिए। और वो क्या होता है? अनकंडीशनल एंड एब्सोल्यूट होता है। ठीक है, तर्क के बिना तथा संपूर्ण होता है वहां पे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तर्क के बिना और संपूर्ण होता है। अगला बढ़ते हैं, राइट अगेंस्ट डबल जियोपार्डी इज गारंटीड अंदर, यानी दोहरे खतरे के विरुद्ध की गारंटी निम्न में से अंतर्गत दी जाती है। कहां पे दी जाती है इसके बारे में बताया गया है। ऑप्शन ए दिया हमारा आर्टिकल 21, ऑप्शन बी दिया आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1, आर्टिकल सी ऑप्शन 3 दिया है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3, आर्टिकल डी दिया है 22 सब क्लॉज 1। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जो हमारा डबल जियोपार्डी है, ठीक है, वो कहां पे दिया गया? दोहरे खतरे के विरुद्ध जो गारंटी दी गई है वो कहां पे दिया गया? किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में दिया गया है? आप लोग फटाफट से इसका आंसर बताइए। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। तो जो दोहरे खतरे के विरुद्ध अधिकार दिया गया है वो हमारा दिया गया है 20 सब क्लॉज 2 के अंदर दिया गया है। कहां पे दिया गया है? 20 सब क्लॉज 2, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, इट हैज बीन इन होल्ड इन केस ऑफ, यानी जीवन के अधिकार, ठीक है, जीने का जो अधिकार है में मृत्यु का अधिकार सम्मिलित नहीं है। जीने के अधिकार में मृत्यु का अधिकार सम्मिलित
नहीं है या निम्न में से बाद मन गया। ठीक है, वाद के बाद मना, किस केस के अंदर ऐसे चीजें आई थी? आपको ऑप्शन दिया है पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बंधु मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, या फिर ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। किस केस में ये बोला गया था? किस केस में ये बोला गया कि जीने का अधिकार में मरने का अधिकार नहीं सम्मिलित है? ये किस केस के अंदर बोला गया है? जरा फटाफट से इसका आंसर बताइए आप लोग। तो किस केस में बोला गया था ये? तो किस केस में बोला गया था ये बोला गया था हमारा ज्ञान कौर, क्या ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या था कि जीने का अधिकार और मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं होता है कि राइट टू डाई होता है। अगर और ऐसा अगर पाए गए, आप अटेम्प्ट कर लिए, अगर मर गए तो तब तो ठीक है, पर अगर पकड़े गए तो क्या होगा? जेल भी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पनिशेबल ऑफेंस होता है एक ये। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। द वर्ड टॉट हैज बीन ओरिजिन इन, यानी अपकृत शब्द का उद्गम है किस भाषा से है? फ्रेंच भाषा से है, लैटिन भाषा से है, रोमन भाषा से है, या फिर कोई नहीं? तो कोई नहीं तो होगा नहीं। ये देखिए जो टॉट होता है, टॉट को बोलते हैं टॉर्टम बोलते हैं। ठीक है, टू ट्विस्टेड। ठीक है, टू ट्विस्टेड या क्रूक्ड बोलते हैं, क्रूक्ड भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है। ठीक है, और ये क्या है? लैटिन शब्द है। क्या है? टॉट क्या है? लैटिन भाषा है, लैटिन शब्द का एक वर्ड है ये। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट 4A वॉज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द, यानी संविधान, भारत के संविधान में भाग 4A जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? ऑप्शन आपको दिया गया है 25वां संविधान संशोधन, ठीक है, 25वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के तहत? पार्ट 4A। अब पार्ट 4A क्या होता है हमारा? पार्ट 4A की बात करें तो वो हमारा किस में दिया गया है? आर्टिकल की बात करें 51A के अंदर, उसमें क्या दिया गया हमारा? फंडामेंटल ड्यूटी दिया गया। क्या दिया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया। अब ऐसे भी क्वेश्चन घुमा देगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज को कब ऐड किया गया था, या फिर आर्टिकल 51A को कब हमारे संविधान में ऐड किया गया था, या फिर पार्ट 4A को संविधान में कब ऐड किया गया था? तीनों का आंसर एक ही होगा क्योंकि तीनों एक ही चीज है। या फिर पार्ट 4A में है, आर्टिकल 51A है, ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटी है वो, और ये टोटल कितने हैं? 11 होते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी कितनी होते हैं? 11 होते हैं। और वो कब जोड़ा गया था? तो वो जोड़ा गया था हमारा, बताइए आप लोग, पहले जरा आप लोग आंसर बताइए। तो कब जोड़ा गया था बताइए? ऑप्शन बी, जो हमारा केशवानंद भारती केस था उसमें ही क्या हुआ था? इसको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और जो भी बच्चे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी या फिर हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज या टीडी कॉलेज के लिए एलएलबी और बीएलएलबी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लेके आए हैं, देखिए हमारा ऑनलाइन क्लासेस का जो कोर्स है वो भी चल रहा है, जिसके अंदर आप बहुत ही नॉमिनल फीस पे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इन कॉलेज में एलएलबी की सीट्स कम है और ज्यादा एप्लीकेंट्स फॉर्म भरे जाते हैं। तो चीजें कम है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा है, इसलिए होगा क्या कि यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन किसी भी कोर्स के अकॉर्डिंग, चाहे वो यूजी कोर्सेज हो, चाहे पीजी कोर्सेज हो, बीए बीएससी बीकॉम, ठीक है, एमए एमएससी एमकॉम, इन सभी में ज्यादा कंपटीशन बीएलएलबी और एलएलबी में आपको देखने को मिलेगा। द रीजन इज कि यहाँ पे सीट कम है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा भरते हैं, और एज लिमिट ना होने पे एलएलबी में बहुत सारे कॉलेज में और भी लोग फॉर्म भरते हैं, तो कंपटीशन अच्छा खासा है। अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हो तो जस्ट 549 में हमारा क्या एक कोर्स लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर आप पूरी तैयारी कर सकते हो, जिसके अंदर आपको क्या होगा? वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, उसका नोट्स और पीडीएफ, और ये जो वीडियो लेक्चर होंगे ये हिंदी इंग्लिश में होगा, जो नोट्स और पीडीएफ होंगे ये भी हिंदी इंग्लिश में होगा, जो प्रैक्टिस सेट होगा ये भी आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा, और जो ऑनलाइन टेस्ट होगा ये भी आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा। यानी आपको बाइलिंगुअल सभी चीजें यहां पे मिलने वाली हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लास्ट 5 साल का हम लोग क्या कराएंगे? आपको सॉल्व कराने वाले हैं। और अगर सिर्फ आपको पीवाईक्यू और ऑनलाइन टेस्ट देना है तो एट जस्ट 249 में हमने क्या किया वो भी आपको स्टार्ट कर दिया, और ये तो आप सभी को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहां से आपको एक प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, और जब आप एंट्रेंस एग्जाम का पेपर देने जाओगे तो आपके लिए वो पेपर बिल्कुल भी नया नहीं रहेगा,
आप वो सारे प्रश्न करके गए रहोगे एंट्रेंस हमारे क्या डीएनएस एजुकेयर ऐप पे, जो हमारा ऑनलाइन प्रीवियस ईयर टेस्ट होगा, जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसमें आप वो सभी प्रश्न करके गए रहे होगे, तो वो आपके लिए नया पेपर नहीं होगा जो आप इस बार एलएलबी या बीएलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम देने वाला पेपर है आपका। ठीक है, तो एज अ प्रैक्टिस के लिए आप वहां पे उसमें उस कोर्स में एनरोल होके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हो। अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया और लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की कमी पड़ रही है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन टेस्ट होगा, ये 5 होगा, कितना होंगे 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, यानी टोटल आपको 5 पेपर यहाँ पे आपको सॉल्व करने को मिलेगा। उसका डिटेल सॉल्यूशन भी आपको वहां पे मिल जाएगा और आप रिव्यू कर सकते हो, देख सकते हो अपना परफॉर्मेंस कि मैं 2 घंटे में 1.5 घंटे में पेपर को कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं। अपने आप को एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि अगर पढ़े सब हो और अगर आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया तो आप एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे। और ये सारी चीजें कैसे सही किया जा सकता है, तो वो ऑनलाइन टेस्ट दे के ही किया जा सकता है। अब तैरना है हमें, तो हम तैर के पहले देख लेना, एक छोटे से पोखरे में हम तैर के देख ले, फिर हम क्या करें, समुद्र में छलांग लगाए या नदी में छलांग लगाए। तो वही है कि आप एक बार अच्छे से इसको तैयार करके ऑनलाइन टेस्ट वाली सीरीज ले सकते हो, क्योंकि जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं मैं उनके लिए कहना चाह रहा हूं। हालांकि मैं ये कोर्स बहुत प्रमोट नहीं करता, पर हाँ फिर भी मैं कह रहा हूं, मेरे कहने से आप क्या करो कि यहाँ पे आप प्रैक्टिस सीरीज के लिए तो ले ही लो, क्योंकि वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके पीवाईक्यू के बेसिस पे है, और हम ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करके पर्सनली ला रहे हैं। मैं खुद ही उसको एक एक क्वेश्चन हैंड रिटन नोट्स में बना के आप लोग के लिए तैयार कर रहा हूं, जो आपके पीवाईक्यू में आया गया था। इसलिए आप वो जो सीरीज की है वो 249 में है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो और उसके अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वहां पे आपको मिल जाएगा, सारी चीजें वहां पे मिल जाएगी और नोट्स भी मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, वीडियो लेक्चर आपको अगर पूरा देखना है तो 549 में आपको देखना पड़ेगा। और हमारा अगर ये पीडीएफ चाहिए, जो भी हमारे क्लासेस चल रहे हैं डीएनएस एडुकेयर ऐप पे हमारे, जाके आप वो पीडीएफ ले सकते हो। और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको कोर्स के रिगार्डिंग, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6387986764। आप मॉर्निंग में 10 AM से लेके 5 PM तक कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, और लास्ट 10 दिन बचे हुए हैं, तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए आप लोग, अपने रिवीजन करते रहिए इन सभी चीजों को और प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट। ठीक है, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, प्रैक्टिस ही उसको क्या करती है, परफेक्ट बनाती है। तो आपको भी एंट्रेंस एग्जाम में अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। और अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियोस को लाइक कर दें और जो हमने होमवर्क दिया था उसको कमेंट कर दें, ताकि हमें वो थोड़ी ऊर्जा और मिले। और आपकी ऊर्जा अगर मिलेगी तो हम नेक्स्ट डे भी आपके लिए सभी क्लासेस लेके आएंगे और भी नई नई चीजें हम आपके लिए कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।